आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हमें करना है, अभी लास्ट क्लासेस में जो हमने टॉपिक किया, जो उस टॉपिक को पूरा किया है उसका नाम था ट्रायंगल। यानी पिछली क्लासेस में हमने ट्रायंगल को पूरा किया है। आज की जो क्लास है, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये आपके चैप्टर का, ये आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। बस इस टॉपिक के बाद हाई स्कूल का आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर केवल आप रिवीजन करिए और अनसॉल्व वगैरह की प्रैक्टिस करिए। आज जो लास्ट टॉपिक के तौर पे जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कल, यानी कि वृत्त। वृत्त में हम क्या पढ़ेंगे? वृत्त में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं, त्रिज्या, व्यास, जीवा, स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ऐसे बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे कि वृत्त पर आधारित कौन कौन सी प्रमेय हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स हैं। उन सारी प्रमेयों का डेरिवेशन करेंगे, प्रूव करेंगे, उनकी उत्पत्ति करेंगे। उसके बाद उन प्रमेयों पर आधारित सवालों को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट क्या, जो भी चीजें जो भी आपके लिए जरूरी हैं, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या और भी एग्जाम में पूछे जाने के अलावा भी प्रैक्टिस करने के लिए जो भी सवाल जरूरी हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं अपना ये लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस का, जिसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। देखिए, सबसे पहले देखिए वृत्त होता क्या है, सर्कल क्या होता है। सर्कल आप जानते हैं कि एक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये पॉइंट भी जो होता है वो एक वृत्त ही होता है। ठीक है, अगर आप ज्योमेट्री में सबसे पहली इकाई की बात करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो वो सर्कल ही होता है, क्योंकि सबसे पहली इकाई होती है पॉइंट, और पॉइंट एक्चुअली और कुछ नहीं, पॉइंट एक सर्कल होता है। फिर एक से ज्यादा पॉइंट्स जब मिलते हैं, जैसे एक पॉइंट ये है तो ये सर्कल है, इसी सर्कल में दूसरा सर्कल आप मिला दीजिए, मतलब एक पॉइंट और मिला दीजिए, तो अब ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तीसरा सर्कल बना दीजिए तो वही लाइन सेगमेंट बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई भी लाइन सेगमेंट हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी आकृति हो, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है बनने की वो सर्कल ही है एक्चुअली, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट पॉइंट है और पॉइंट जो होता है वो सर्कुलर होता है। चलिए खैर, ये सब तो बातें थोड़ा अलग की हैं और इतना गहराई में जाने की जरूरत है नहीं अभी आपको। कुल मिलाकर सर्कल की डेफिनेशन सामान्य तौर पे अगर आप देखना चाहें, डेफिनेशन की बात नहीं, अगर समझना चाहें कि वृत्त क्या होता है, तो अगर किसी एक बिंदु को आपने केंद्र मान लिया, ये एक पॉइंट है और इसको सेंटर मान लिया, और इस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस आपने ले लिया। अब इस सेंटर पर खड़े होके इस फिक्स डिस्टेंस पर पेन को आप इस पॉइंट के चारों तरफ अगर घुमा दीजिए तो जो बन के तैयार होगा शेप, वही आपका क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। यानी एक बिंदु से निश्चित दूरी लेकर उस दूरी का उस बिंदु के चारों तरफ जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, वही रास्ता, उसी रास्ते से जो आकृति बन के तैयार होगी वही वृत्त होगा। ठीक है, ये भी बात, क्योंकि पहला क्लास है तो थोड़ा सा बात करनी जरूरी है कि किस आकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि वृत्त क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली में वृत्त क्या होता है, आप सब जानते हैं। एक्चुअली आप डेफिनेशन भले ना बताएं, लेकिन आकृति से तो परिचित हैं ही। आप सभी जानते हैं ऐसी कोई आकृति होती है जिसको आप क्या कह देते हैं, इसको आप क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं वृत्त। क्या विशेषता होती है इसकी? आप सभी भली भांति परिचित हैं कि वृत्त क्या होता है। वृत्त ऐसी कोई एक आकृति होती है। इस सर्कल में, इस वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर कोई वृत्त दे रखा है, कोई सर्कल दे रखा है, तो उस सर्कल का एक सेंटर होता है। सेंटर को क्या कहेंगे आप? हिंदी में केंद्र कहेंगे और अंग्रेजी में आप सेंटर ही कहते हैं उसको। ठीक है, सेंटर नाम रहेगा उसका। वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र को, और देखिए ये केंद्र होता है और ये वृत्त की जो रेखा चारों तरफ आपको दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, ये जो डिजाइन दिख रही है जिसे आप वृत्त कह रहे हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं आप? परिधि कहते हैं। केंद्र के चारों तरफ जो ये वृत्ताकार रेखा खींची हुई है,
उस वृत्ताकार रेखा को, मतलब इस पूरी दूरी को आप क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, और इस परिधि पर कोई एक बिंदु आप ले लीजिए और इस बिंदु को आप केंद्र से मिला दीजिए, तो केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा बनके तैयार होगी, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप त्रिज्या कहेंगे। देखिए एक ही फिगर में सारी चीजें समझ लीजिएगा, कोई ऐसा बहुत कोई नोट्स बनवाने वाली जानकारी नहीं है ये। और जब आपने 9th में पढ़ा होगा, सर्कल पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपको जानकारी दी हुई, इंट्रोड्यूस जरूर करवाया गया होगा वृत्त से। उसके पहले छोटे क्लासेस में भी आपको वृत्त से इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया गया होगा, प्रमेयों को आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है कर लिया जाता है। ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है जिसे आप सेंटर भी कहते हैं। सेंटर को पेरीमीटर यानी कि परिधि, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर नहीं सरकमफ्रेंस इसमें कहते हैं, परिधि यानी इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से अगर मिला दीजिए तो मिलाने पर जो एक लाइन मिलेगी, वो रेखा जो होगी वो त्रिज्या कही जाएगी। और इसी त्रिज्या का दोगुना कर दीजिए, यानी कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को इस तरीके से मिलाइए कि मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर जाए। परिधि पर स्थित एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। A से B को हमने इस तरीके से मिलाया कि AB लाइन जो है वो केंद्र O से होकर जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में AOB ये जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन क्या कह दी जाएगी, इसको आप व्यास कह देंगे, यानी इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, डाईमीटर। और त्रिज्या जो होगी इसको आप क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक, उसके बाद एक बात आती जो आपके सामने लिखी हुई है, छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को काटे, किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलकर बाहर निकल जाए। जैसे आपने एक ये लाइन खींच दी, जैसे आपने एक ये लाइन खींच दी, तो ये लाइन क्या कर रही है, P और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P और Q दो बिंदुओं पर एक रेखा अगर वृत्त को काट रही है तो ऐसी रेखा को आप क्या कह देंगे, ऐसी रेखा को आप कह देंगे छेदक रेखा। और छेदक रेखा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिखा हुआ है आपके सामने छेदक रेखा को आप कहेंगे सेकेंट। ठीक है, छेदक रेखा को आप क्या कह देंगे, सेकेंड। और दूसरा एक हेडिंग लिखा हुआ है आपके सामने, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर मिले उसके बाद फिर कभी ना मिले। किसी एक बिंदु पर जो रेखा मिलेगी उसको आप क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। किसी एक बिंदु पर मिलने का मतलब क्या है कि वो बस रेखा बाहर बाहर आएगी और कहीं किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके, टच करके, छू करके निकल जाएगी। तो इसका मतलब किसी एक बिंदु पर वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु पर मिलने वाली जो रेखा होती है उसको आप क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, टेंजेंट लाइन कहते हैं। जितनी चीजें आप यहां पर पढ़ रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरम्स होंगी। ठीक है, ये 3-4 बातें आप जान लीजिए इसमें, फिर जैसे जैसे और चीजें आगे आएंगी वैसे वैसे हम उनका परिचय करते रहेंगे। ठीक, एक वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या होती है। केंद्र पर परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को इस तरीके से मिलाया जाए कि मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर चली जाए, होकर गुजर जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस रेखा को आप क्या कहेंगे, व्यास कह देंगे, डायमीटर कह देंगे। इसके अलावा वृत्त की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलने वाली रेखा जो होगी उसको आप क्या कहेंगे, छेदक रेखा यानी कि सेकेंड कहेंगे। वृत्त के किसी एक बिंदु पर मिलने वाली रेखा जो होगी, अर्थात एक बिंदु पर स्पर्श करके चली जाने वाली जो रेखा होगी उसको आप स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहेंगे। इसके अलावा एक चीज और बचती है, अगर किसी सर्कल में परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, किसको मिला दिया जाए, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिया जाए। जैसे एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको आप कह दीजिए M और इसको N।
परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी उस रेखा को आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो जीवा होगी। अब अगर ध्यान से आप देखें तो जिसको आपने व्यास कहा है, व्यास भी क्या है? परिधि पर स्थित एक बिंदु ए है और उसी परिधि पर स्थित एक बिंदु बी है, और ए और बी को मिलाने वाली रेखा जो है उसी ए बी को आपने व्यास कहा है। तो परिभाषा से अगर देखा जाए तो ए बी एक जीवा की परिभाषा को भी तो संतुष्ट करता है, क्योंकि जीवा यानी कॉर्ड की डेफिनेशन भी यही कहती है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होगी, और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही आपका व्यास ए बी भी है। तो ए बी जिसको आप व्यास कहते हैं वो एक्चुअली में जीवा ही होती है। पूरे वृत्त में कभी भी परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, अगर आप सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो मिलकर जो रेखा बनेगी उसको आप जीवा यानी कि कॉर्ड कहेंगे। यही कॉर्ड अलग अलग लंबाइयों की हो सकती है, अलग अलग जगह पर बन सकती है। जैसे ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी, बहुत सारी जीवाएं बना सकते हैं, जितनी आप चाहें उतनी बना सकते हैं। इन सभी जीवाओं में अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए तो वो जीवा जीवा होने के साथ साथ व्यास भी उसको कहा जाता है। बस ये परिभाषा होती है, ठीक है। यानी कि व्यास जो है वो व्यास होने से पहले जीवा है, और जीवा डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो व्यास होने से पहले क्या है? जीवा है, कॉर्ड है। उस जीवा में एक विशेषता आ गई जिसके कारण उसी जीवा को व्यास कह दिया गया। क्या विशेषता आ गई? बहुत सारी जीवाएं जब हम खींच रहे थे तो एक जीवा हमने ऐसी बनाई, एक कॉर्ड हमने ऐसी बनाई जो सेंटर से पास हो गई। जैसे ही जीवा सेंटर से पास हुई, जैसे ही जीवा केंद्र से होकर गुजरी, वैसे ही उस व्यास को हमने क्या कह दिया? उस व्यास को हमने कह दिया, उस जीवा को हमने क्या कह दिया? जो जीवा सेंटर से होकर गुजर गई, पास हो गई, उस जीवा को हमने क्या कह दिया? व्यास कह दिया। ठीक, एक्चुअली वो जीवा ही है। तो इतनी सारी चीजें वृत्त में होती हैं, इनको आप जान लीजिए और उसके बाद फिर हम देखें, आगे बढ़ें कि क्या चीजें हैं। इनमें ज्यादा कुछ लिखने बनाने वाला नहीं है, चीजें आप जानते हैं। अगली जो बात है वो है जीवा का रेखाखंड। जीवा का रेखाखंड का मतलब क्या है? जीवा के रेखाखंड का मतलब ये है एक वृत्त बनाएंगे। यहां देखिए एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, दो वृत्त बनाइए, ठीक है। ये दो वृत्त हो गए। जीवा का रेखाखंड का मतलब क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? जीवा बनाएंगे, और जीवा के रेखाखंड का क्या मतलब है वो चीज हम देखेंगे। देखिए दो जीवाएं बना लीजिए, दो जीवाएं ऐसी बनाइए जो वृत्त में, एक वृत्त के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, काटें, प्रतिच्छेद करें। तो एक जीवा हमने बना ली ये, और दूसरी जीवा हमने बना ली ये। इनका कुछ नाम रख लीजिए, ए बी सी डी, और इस पॉइंट का कुछ नाम रख लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पी कह दीजिए। यहां पर देखिए ए और बी परिधि के दो बिंदु हैं, इसलिए ए बी जीवा होगी। सी और डी जो हैं वो भी परिधि के दो बिंदु हैं, इसलिए सी डी भी जीवा होगी। और ए बी जीवा और सी डी जीवा को जब एक दूसरे को मिलेंगी वृत्त के अंदर, तो ये एक दूसरे को बिंदु पी पर मिलेंगी। बिंदु पी पर जब मिलेंगी तो यहां पर देखिए एक फॉर्मूला बनता है, जब भी दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है, वो दोनों जीवाओं को दो दो हिस्सों में बांट देता है।
P जो है वो AB के दो हिस्से करता है, AP और BP, और यही P CD के दो हिस्से करता है, CP और DP। ये जो चार पार्ट्स बन के तैयार हुए, इन चारों भागों में, इन चारों पार्ट्स में एक कंडीशन होती है जिसको आप एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या कंडीशन होती है देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी दो जीवाएं इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, वृत्त के अंदर इंटरसेक्ट करें या वृत्त के बाहर इंटरसेक्ट करें, ऐसे भी पहले फिगर इसका ही बना लीजिए, फिर उसके बाद देखिए फॉर्मूला। एक जीवा हमने बना ली ये, और दूसरी जीवा हमने बना ली ये। एक जीवा है आपकी A, B, और दूसरी है आपकी CD, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट फिर से वही क्या है, P। अब मैं जो स्टेटमेंट कहूंगा उस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब कभी दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करें, या उन दो जीवाओं को आगे बढ़ाने पर वो दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करें, दोनों ही कंडीशंस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहली जीवा के दोनों सिरों की दूरी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहली वाली जीवा के दोनों सिरों तक की दूरी के गुणनफल, यानी पहली वाली जीवा की बात, पहली वाली जीवा जो है वो AB है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, P है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से A की दूरी इंटू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से B की दूरी बराबर होगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से C की दूरी इंटू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से D की दूरी। बात समझ में आई? अगर दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर इंटरसेक्ट करें या वृत्त के बाहर इंटरसेक्ट करें, नियम हमेशा सेम रहेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले बिंदु की दूरी गुणे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे बिंदु की दूरी, ये पहली जीवा के लिए, और ये गुणनफल बराबर होगा दूसरी वाली जीवा में इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले वाले बिंदु की दूरी और बराबर इंटू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे बिंदु की दूरी। कैसे देखिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्योंकि P है इसलिए P से A की डिस्टेंस इंटू P से B की डिस्टेंस बराबर होगा P से C की डिस्टेंस इंटू P से D की डिस्टेंस के। फॉर्मूला यही सेम वहां पर भी रहेगा, मतलब फिगर बदल गया इसका मतलब ये नहीं, नियम सेम रहेगा। नियम क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दोनों सिरों के बीच की दूरियों का गुणनफल कर लीजिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, अगर जीवा AB की बात करेंगे तो P से पहले A की दूरी यानी PA इंटू फिर P से B की दूरी, P से B की दूरी PB बराबर फिर P से C की दूरी और फिर P से दूसरे की D की दूरी। तो देखिए फॉर्मूला सेम है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। क्यों फॉर्मूला सेम है? क्योंकि फिगर चेंज हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले वाले पॉइंट की दूरी, पहली जीवा के पहले पॉइंट की दूरी इंटू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उसी जीवा के दूसरे पॉइंट की दूरी, फिर बराबर में यही काम दूसरी जीवा के साथ आप करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले बिंदु की दूरी इंटू इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरे बिंदु की दूरी। ठीक, तो इस तरीके से ये पैटर्न आप याद रखिएगा, फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, मतलब फॉर्मूला कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आपको रटना पड़ेगा, ये पैटर्न जो है फॉर्मूला पैटर्न से निकलता है। तो ये सेगमेंट ऑफ कॉर्ड का मतलब है, यहां से मतलब ये फॉर्मूला आपका बनता है। अगली बात देखें क्या है, अगली बात में कहा गया है दो वृत्तों का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। देखिए दो वृत्त एक दूसरे को किस किस तरीके से काट सकते हैं, या हम कहें कि दो वृत्त एक दूसरे से किस किस तरीके से मिल सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो अगर दो सर्कल्स हैं, उन दो सर्कल से कितने पॉसिबल फिगर्स आप बना सकते हैं। दोनों सर्कल्स एक दूसरे के अंदर हों, मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर हो, दोनों सर्कल एक दूसरे को ऐसे काट रहे हों, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों, दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर हों, ऐसी जितनी भी स्थितियां आप सोच सकते हैं, सारी की सारी स्थितियां सोचकर सारे फिगर्स यहां पर बनाइए। उसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कब स्पर्श करेगा, कब इंटरसेक्ट करेगा, कब कुछ नहीं करेगा, सारी चीजें आपको स्पर्श क्लियर हो जाएंगी। सॉरी, तो क्या करते हैं हम, सारे पॉसिबल फिगर्स बनाए जाएं। चलिए
जो मैं सोच पा रहा हूं वो मैं बना रहा हूं, अगर उसके अलावा आप कुछ सोच पाए तो आप भी बनाइए, वो भी और ऐड करिएगा उसको भी। दो सर्कल्स को एक साथ रखने की अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि दो सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हों, दूर हों। रोको पहले बना लेते हैं, एक दो, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, और भी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी बनाएंगे। चलो देखिए, दो वृत्त एक दूसरे के साथ किस किस तरीके से रह सकते हैं, उसमें जो जितनी स्थितियां मुझे समझ में आ रही वो ये हैं। क्या स्थितियां हैं? दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहे हैं, एक स्थिति मुझे ये समझ में आती है। दूसरी स्थिति ये समझ में आती है कि दो वृत्तों में से एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर चला जाए और अंदर क्या करे, एक यहां पर एक दूसरे को स्पर्श करे, एक स्थिति ये समझ में आती है। तीसरी स्थिति ये समझ में आती है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, काट दें। चौथी स्थिति ये समझ में आती है कि दोनों वृत्त ना तो एक दूसरे को काटेंगे, ना स्पर्श करेंगे, ना एक दूसरे के अंदर जाएंगे, यानी दो वृत्त बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे। एक और पांचवी स्थिति भी बन सकती है कि एक बड़े वृत्त के अंदर ये जो छोटा वृत्त आपने रखा है, ये छोटा वृत्त इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वृत्त, अंदर वाला वृत्त बाहर वाले वृत्त को स्पर्श ना करे, बस ऐसे ही अंदर हो, यानी कुछ इस तरीके से हो, इस तरीके से, लेकिन कोई उसका जो है मतलब नहीं है यहां पर, इसलिए बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इन चार फिगर से आपको क्या समझ में आएगा, इस बात को आप देख लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा। एक वृत्त का केंद्र हमने मान लिया R1 ए, और दूसरे वृत्त का केंद्र हमने मान लिया B। पहले वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली
पहले इन दोनों का जो स्पर्श बिंदु है उसको हमने मान लिया O। ठीक, पहले वृत्त की जो रेडियस है यानी A से O तक की डिस्टेंस जो है उसको हमने मान लिया R1। दूसरे वृत्त की जो रेडियस है यानी B से O तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R2। ठीक, अब अगर इसमें ध्यान दें हम, अच्छा इसी तरीके से दूसरे वाले सब में कर लीजिए आप। पहले ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। थोड़ा सा इस वृत्त को और छोटा कर लें। अब ठीक, ये इसका सेंटर हो गया और ये हो गया इसका सेंटर। इसको आपने A कह दिया और इसको आपने क्या कह दिया, B कह दिया। ये स्पर्श बिंदु आपका है O। पहले वाले बड़े वाले वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की जो दूरी है उसको आपने मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या, जिसको आप R1 कहेंगे, और दूसरे वाले वृत्त की जो रेडियस है यानी B से लगाकर O तक की डिस्टेंस जो है उसको आपने क्या कह दिया, R2 कह दिया। ठीक, ये काम आप सब में कर सकते हैं, यहां पर भी आप कर सकते हैं। ठीक से फिगर वगैरह बना के जब आप समझेंगे सवाल को तो समझ में बढ़िया आएगा। और ये दूसरा वाला है B। तो यहाँ पे जो पहली रेडियस है आपकी वो ये है R1 और दूसरी रेडियस जो है वो ये है R2। तीसरी वाली में भी इसी तरीके से। ये आपका पॉइंट A हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको मिला दीजिए ऐसे। रेडियस की बात करिए तो ये आपकी R1 हो गई और ये आपकी R2 हो गई। अब जरा समझिए, चार स्थितियां जो आपके सामने बनी हुई हैं, चारों में आपको कुछ ना कुछ विशेषता भी अपने आप दिख रही होगी। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। जो पहला वाला वृत्त आपका बना हुआ, जो पहला वाला फिगर बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, जिसको कि आपने क्या कहा है R1, और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या R2। R1 और R2 को आप जब मिलाते हैं तो आप देखते हैं एक केंद्र से चलकर दूसरे वाले केंद्र पर आप पहुंच जाते हैं। पहले केंद्र से चलना अगर आप शुरू करें और O तक चलें तो A से O तक की डिस्टेंस में आपको R1 मिलता है और O से B तक की डिस्टेंस में आपको R2 मिलता है, और A से O और O से B तक की डिस्टेंस को आप अगर मिला दें तो आपको AB मिल जाता है। और वो है क्या, अगर एक्चुअली लिखें आप तो क्या है, AB जो है ये क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी है कि नहीं है। AB जो है, A पहला सेंटर है, B दूसरा सेंटर है, तो AB जो है वो केंद्रों के बीच की दूरी है कि नहीं है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है AB। और AB को अगर आप तोड़ के देखें तो AB को आप लिख सकते हैं AO प्लस OB। तो AB को हम लिखेंगे AO और प्लस OB बराबर क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी।
और AO क्या है R1, OB क्या है R2, बराबर बराबर क्या केंद्रों के बीच की दूरी, और R1 प्लस R2 क्या है R1 पहली त्रिज्या R2 दूसरी त्रिज्या, तो R1 प्लस R2 क्या त्रिज्याओं का योग और बराबर केंद्रों के बीच की दूरी। अगर इसको आप बॉक्स में बंद करके फॉर्मूला बनाएं तो हमें क्या समझ में आएगा कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता मतलब बाहर से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। R1 और R2 का योग जो होगा R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी वो AB के बराबर होगी। ये बात आपको दिख रही है, और वही जो दिख रही है बात वही आपके लिए फॉर्मूला भी है कि त्रिज्याओं का योगफल जो है वो केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करें। ठीक बात, इसको दोनों तरीके से आप समझ लीजिए। अगर दो वृत्त, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग उन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। उल्टा कहिए, अगर कोई दो वृत्त ऐसे हैं जिन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उन वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों वृत्त, इसका मतलब एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। अगर स्पर्श करेंगे तभी त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आएगा, अदरवाइज ये समीकरण जो है वो बराबर नहीं आ सकता है। ठीक, तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का योग हमेशा बराबर होगा। ठीक, उसके बाद यही सेम कंडीशन दूसरे में आप देख लीजिए। यहां पर अगर ध्यान दें आप तो देखिए, अगर आप AB की बात करें, देखिए भाई पहला केंद्र क्या है A और दूसरा केंद्र क्या है B। पहले वृत्त का केंद्र A है और दूसरे वृत्त का केंद्र B है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी AB। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे वाले फिगर में अगर केंद्रों के बीच की दूरी की बात करें तो इसका नाम क्या होगा AB होगा। और AB को ध्यान दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, AB को AO में से अगर BO घटा दीजिए तो AB आपका बचेगा। भाई AO में से अगर BO ये घटा दीजिए तो आपका AB ही तो बचेगा। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AO माइनस BO लिख सकते हैं। और AO क्या होगा, AO क्या होगा, AO देखिए है पूरी त्रिज्या ये R1, तो AO क्या है आपका R1 और BO क्या है R2, और केंद्रों के बीच ये क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, और ये क्या आया त्रिज्याओं का अंतर। यहां पर आपने क्या देखा, जब वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं, तो आपने देखा कि उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो उन वृत्तों की त्रिज्याओं के अंतर के बराबर आ गई। केंद्रों के बीच की दूरी AB जो है वो त्रिज्याओं के अंतर R1 माइनस R2 के बराबर आ गई। ये आपने देख लिया। ठीक, तो दो बातें समझ में आई हमको। अगर कभी भी त्रिज्याओं का योगफल करने पर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आ जाए वो योग, तो आप कहेंगे कि दोनों वृत्त एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। अगर कभी त्रिज्याओं का अंतर करने पर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर आ जाए वो अंतर, तो आप कहेंगे दोनों वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगर आप योग करिए और चाहे अंतर करिए, अगर योग से भी ये रिलेशन बराबर नहीं आता है और अंतर करने पर भी ये रिलेशन बराबर नहीं आता है, तो आप कहेंगे कि वृत्त ना तो अंदर से स्पर्श करेंगे ना ही बाहर से स्पर्श करेंगे, वो स्पर्श नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। ठीक, अब स्पर्श नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है
एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। भाई त्रिज्याओं का योग करेंगे, केंद्रों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर त्रिज्याओं का योग और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर आ गई तो हम कह देंगे पहली कंडीशन, दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अगर त्रिज्याओं का अंतर हमने किया और केंद्रों के बीच की दूरी निकाली और वो बराबर आ गया तो हम कह देंगे अंदर से स्पर्श करते हैं। अगर मान लीजिए ये या ये दोनों बराबर नहीं आए, तो अगर मान लीजिए त्रिज्याओं का योग और केंद्रों के बीच की दूरी बराबर नहीं आई एक दूसरे के, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या तो योग ज्यादा आ जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी कम होगी। तो कम और ज्यादा देखकर भी हम कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए तीसरी वाली कंडीशन में देखिए, केंद्रों के बीच की दूरी जो है आपकी ए और बी, ए बी की जो वैल्यू है, अगर आप R1 और R2 को जोड़ दीजिए, R1 को जोड़िए और R2 को जोड़िए और ए बी निकालिए, तो बताइए क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि R1 और R2 को अगर आप देखिए तो R1 और R2 में कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा कॉमन है दोनों का। तो R1 में जब R2 आप जोड़ेंगे तो R1 में ये हिस्सा 2 बार जुड़ जाएगा, जब 2 बार जुड़ जाएगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो R1 और R2 को जब आप जोड़ेंगे, अगर R1 में R2 का केवल इतना हिस्सा जोड़ दीजिए तो R1 और R2 का इतना हिस्सा मिलके AB बन जाएगा। लेकिन इतना हिस्सा ही तो नहीं जोड़ेंगे, R2 जब आप जोड़ेंगे तो ये वाला भी आएगा और ये वाला पार्ट भी तो आएगा, और ये पार्ट है ज्यादा एक्स्ट्रा। तो यहां पर हम देखेंगे कि R1 और R2 को जब जोड़ेंगे आप और A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो R1 प्लस R2 जो होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। त्रिज्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा? बड़ा आएगा। जब त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। इसी तरीके से इस वाले फिगर में अगर आप देखिए तो इसमें जब आप AB निकालेंगे और R1 प्लस R2 निकालेंगे, तो जब R1 और R2 जोड़ेंगे तो R1 का इतना मान और R2 की इतनी वैल्यू जुड़ के R1 प्लस R2 बन जाएगा। लेकिन जब AB निकालेंगे तो AB में देखिए R1 भी आ गया, R2 भी आ गया और इतनी लंबाई एक्स्ट्रा आ गई। केंद्रों के बीच की दूरी जब आप निकालेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी में R1 और R2 तो शामिल ही हो गए, साथ में ये इतनी लंबाई एक्स्ट्रा आ गई। इतनी लंबाई एक्स्ट्रा आने का मतलब है AB की वैल्यू ज्यादा आ गई R1 और R2 के योग से। तो यहां पर AB की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी R1 प्लस R2 से। और जब AB की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन में है? आप देख रहे हैं भाई, AB ज्यादा है का मतलब केंद्र, दोनों केंद्र एक दूसरे से ज्यादा दूर हैं और त्रिज्याओं का योग जो है वो कम है। तो जब ज्यादा दूर हैं तो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, ना तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो ये कंडीशन, तो लिखवाने को मैं आपको ये फॉर्मूले भी लिखवा सकता था कि अगर केंद्रों के त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो तो बाह्यतः स्पर्श करेंगे, त्रिज्याओं का अंतर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो तो अंतः स्पर्श करेंगे, त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी से ज्यादा हो तो वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे, त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी से कम हो तो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे, ना तो इस प्रतिच्छेद करेंगे और ना ही स्पर्श करेंगे। ये फॉर्मूले भी मैं आपको लिखवा सकता था, लेकिन इनमें फिर आप होते कंफ्यूज कि AB जब छोटा होता है तब ये होता है या ये होता है, तो इसलिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ ये हम लोगों ने फिगर बना के समझा। फिगर में हमको क्लियर दिख रहा है कि AB की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 से कम होगी। R1 और R2 को जब जोड़ेंगे तो वो AB इस वाली लाइन से बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। R1 प्लस R2 जो है वो AB से ज्यादा हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। तो कंडीशन के तौर पे भी आपको मिल गया कि अगर R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन AB है तो आप ध्यान रखिए हमेशा वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। और अगर R1 प्लस R2 छोटा है AB से, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी ज्यादा है, केंद्र एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर है त्रिज्याओं की अपेक्षा, तो इसका मतलब वृत्त दूर है एक दूसरे से, ना तो स्पर्श कर रहे हैं ना ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये एक चीज है, और ये ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मूले के तौर पे आपको यहाँ लिखी मिल जाएगी किताबों में, लेकिन इस तरीके से आपको समझ में मतलब समझाने वाली इस तरीके से किताब आपको नहीं समझाएगी। इसलिए ये लेक्चर्स जरूरी होते हैं, इनको ठीक से पढ़ना, समझना, सुनना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको आप जिस तरीके से नोट करना चाहें, जिस तरीके से समझना चाहें, उस तरीके से आप समझ लीजिए। जितना बेहतरीन आप अपने दिमाग में इन चीजों को बिठाएंगे, आपकी मैथमेटिक्स अभी की और आगे आने वाले दिनों में जब भी मैथमेटिक्स जो भी आप पढ़ेंगे कंपटीशन में या कहीं भी, और ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा तेज होगी। तो नोट कर लीजिए जो भी नोट करना चाहें इसमें, फिर हम लोग चलें अगली चीज पे जो भी हो।
अगला क्या है? अगला है उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ स्पर्शी, फिर थ्योरम। चलिए उभयनिष्ठ जीवा देख लेंगे। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब ये है, देखिए उभयनिष्ठ जीवा का मतलब होता है दो वृत्त हैं, एक ऐसी कॉर्ड, एक ऐसी जीवा आप बताइए जो दोनों वृत्तों की जीवा का काम कर रही हो और हो अकेली एक। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक ये आपका सर्कल हो गया और एक ये आपका सर्किल हो गया। जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तभी उभयनिष्ठ जीवा बनेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, काट नहीं रहे, तो फिर उभयनिष्ठ जीवा नहीं होगी। क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब ही है कि ऐसी जीवा जो दोनों में हो, और कोई भी जीवा दो वृत्तों में तभी हो सकती है जब दो वृत्तों में कुछ हिस्सा ऐसा हो जो दोनों का एक साथ हो। तो यहां पर देखिए एक वृत्त, दो वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, इन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को अगर आप मिला दीजिए, अगर इन दोनों वृत्तों में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं इनको अगर आप मिला दीजिए, तो मिलाने पर जो रेखा बनेगी, मिलाने पर जो रेखा बनेगी उसको आप अगर आप ध्यान से देखिए, इसका नाम ए बी मान लीजिए, रख दिया आपने। तो ए बी जो है अगर उसको ध्यान से देखिए तो ए बी क्या है? ए और बी दो ऐसे बिंदु हैं जो पहले वाले वृत्त की परिधि पर भी हैं। क्योंकि ए और बी पहले वृत्त की परिधि पर भी हैं, इसलिए पहले वृत्त की जीवा ए बी कही जाएगी। और ए और बी दूसरे वाले वृत्त की परिधि पर भी हैं, सर्कमफ्रेंस पे हैं, इसलिए उसकी भी जीवा कही जाएगी। और जब ए बी जीवा दोनों वृत्तों की जीवा का काम कर रही है, तो इसका मतलब इसी जीवा को हम कॉमन कॉर्ड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा कह देंगे। ठीक, बस यही है चीज। बाकी इसको निकालने का क्या तरीका होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे क्वेश्चंस में। एक चीज फिर और आती है उभयनिष्ठ स्पर्शी। अब स्पर्श रेखा का मतलब आपने समझा कि एक वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली लाइन जो होती है उसको आप स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट कहते हैं। लेकिन जब उभयनिष्ठ स्पर्शी की बात की, कॉमन टेंजेंट की बात की गई, तो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है? कॉमन टेंजेंट का मतलब ये है जब उभयनिष्ठ का मतलब दो की स्पर्शी हो, जो दो वृत्त हों और उन दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, कैसे खींची जा सकती है। तो जब भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात की जाएगी तो आप ये जान लीजिए कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। जब दो वृत्त आप एक दूसरे के साथ बनाएंगे तो उन दोनों वृत्तों पर कई तरीके से, कई प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उन सभी प्रकार की जितनी भी स्पर्श रेखाएं दो वृत्तों को एक साथ स्पर्श करें, उन सभी स्पर्श रेखाओं को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट लाइन कहा जाता है। क्या क्या हो सकती हैं, किस किस तरीके से खींची जा सकती हैं, आइए देखते हैं। जैसे पहला फिगर आपके सामने बना हुआ है, एक सर्कल ये बड़ा सा बना हुआ है, दूसरा सर्कल ये थोड़ा छोटा बना हुआ है, बराबर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ले लीजिए और दूसरे वृत्त की परिधि पर दूसरा बिंदु ले लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए और लाइन को आगे पीछे बढ़ा दीजिए। ये एक देखिए, ये क्या है? अगर इस रेखा को देखिए तो पहले वाले वृत्त को किसी एक बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है, फिर कहीं पहले वाले वृत्त को, फिर उसके अलावा ए के अलावा कहीं नहीं मिलती। दूसरे वाले वृत्त को किसी बिंदु बी पर मिलती है, उसके बाद कहीं नहीं मिलती। यानी ये ए बी लाइन जो है ये एक ऐसी रेखा है जो दो वृत्तों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए ये रेखा इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कही जाएगी। जैसे आपने ऊपर खींची है वैसे ही आप नीचे भी एक एक पॉइंट ऐसे लेकर और एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपने इस स्थिति में कितनी खींची? दो स्पर्श रेखाएं खींच ली। फिर उसके बाद फिर से दो वृत्त वही आपने बना लिए और पहली वाली स्थिति में आपने क्या किया था कि पहले वृत्त में ऊपर एक बिंदु लिया था और दूसरे वाले वृत्त में भी ऊपर ही एक बिंदु लिया था और उन दोनों को आपस में मिलाया था, तब स्पर्श रेखा बनी थी। इस बार आप ऐसा करेंगे कि पहले वाले वृत्त में ऊपर एक बिंदु लेंगे और दूसरे वाले वृत्त में नीचे एक बिंदु लेंगे और क्रॉस में इसको ऐसे मिलाएंगे। जब क्रॉस में ऐसे मिलाएंगे तो फिर से एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये स्पर्श रेखा पहले वाले वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, दूसरे वाले वृत्त को भी एक बिंदु पर टच करती है। इस तरीके से एक लाइन ये आप खींच सकते हैं और एक लाइन एक और इस तरीके से दूसरी कैंची, मतलब जैसे कैंची होती है उस तरीके से एक और लाइन खींच सकते हैं।
तो ये भी दो स्पर्श रेखाएं आपकी बन गई, दो वृत्तों की, इनको भी आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहेंगे। नाम इनके अलग अलग है, मैं भी बताऊंगा। उसके बाद आपने क्या किया, वापस आप पहले वाले फिगर में आ जाइए। पहले वाले फिगर में जब आप आएंगे, अच्छा पहले वाले फिगर में बताइए, यहां पर दो वृत्त एक दूसरे से दूर दूर थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों को एक दूसरे के पास ले आएंगे और इन दोनों को स्पर्श करा देंगे एक दूसरे से। तो हमने क्या किया, एक ये वृत्त हुआ और एक ये वृत्त हुआ और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। पहले वाले वृत्त के ऊपर एक बिंदु हमने ले लिया, दूसरे वाले वृत्त के ऊपर एक बिंदु हमने ले लिया, और जैसी पहली स्थिति में हमने एक स्पर्श रेखा खींची थी वैसी ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी। ठीक है, इसी तरीके से फिर नीचे दो बिंदु लेकर एक और स्पर्श रेखा खींच दी, बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से। लेकिन अब एक स्पर्श रेखा और आप खींच सकते हैं, क्या, जहां पर दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस वाले स्पर्श बिंदु पर भी एक टेंजेंट लाइन आप खींच सकते हैं और ये तीसरी स्पर्श रेखा बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों स्थितियों में आप दो दो स्पर्श रेखाओं के अलावा तीसरी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। अगर खींच सकते हैं तो मुझे भी बताइए खींच के, पॉसिबल नहीं है खींचना। पहली और दूसरी स्थिति जो है, दोनों ही स्थितियों में केवल दो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली और दूसरी स्थिति क्या है, पहली और दूसरी स्थिति में दो ऐसे वृत्त लिए गए हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, दो ऐसे वृत्त लिए गए हैं जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर, या सीधे कहिए दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, बाह्यता, दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों वृत्तों की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी संख्या 3 होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में, इसलिए आप ध्यान रखिए। दो ऐसे वृत्त जो एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हों, उन वृत्तों की कुल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जो कि ये हैं, एक आपकी ये AB खिंच जाएगी, दूसरी आपकी ये CD खिंच जाएगी और तीसरी आपकी ये TPT डैश खिंच जाएगी। दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं तो उनकी कुल 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी तरीके से अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं, अंदर से स्पर्श करते हैं, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त ये हुआ और दूसरा वृत्त ये हुआ, दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं। जब अंदर से स्पर्श करते हैं तो उनकी केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जब मल्टीपल टाइप में आते हैं तो आप तुक्का लगा के आते हैं, वहां पे आप अपना नॉलेज यूज नहीं कर पाते हैं किस तरीके से हम इसका आंसर निकाल लें। दो वृत्त अगर एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, स्पर्श रेखाओं की संख्या में क्या अंतर होगा, बहुत से तरीके से सवाल पूछा सकता है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करें तो स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या, तो अगर बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 1 2 3। अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या, तो ऐसी स्थिति में केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बस एक के अलावा और नहीं। अब इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए सवालों को। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करें और दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करें, तो दोनों स्थितियों में खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं का अंतर कितना होता है, डिफरेंस कितना होगा स्पर्श रेखाओं की संख्या का। तो पहली वाली स्थिति में 3 टेंजेंट्स आएंगी, दूसरी वाली स्थिति में 1 टेंजेंट आएगी, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर स्थित हैं, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो स्पर्श रेखाओं की कुल संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखिए, दो वृत्त एक दूसरे से दूर हों तो भी 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, वो चाहे ऊपर ऊपर खींच दिए चाहे आप क्रॉस में खींच दीजिए। और अगर दो वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब भी स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 2 ही होगी। बात समझ में आई। तो स्पर्श रेखाओं की कुल कितनी संख्या आपको मिल गई। दो वृत्तों के मामले में स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 भी हो सकती है, दो वृत्तों के मामले में स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 भी हो सकती है, और दो वृत्तों के मामले में स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 भी हो सकती है। कब कब हो सकती है, ये कब होगा,
जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करेंगे तो एक टेंजेंट होगी केवल। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या एक दूसरे से दूरी पर स्थित हों तो दो टेंजेंट लाइंस खींची जा सकती हैं। और जब दो वृत्त एक दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करें तो ऐसी कंडीशन में तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी और ये बात भी इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगी, मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगी। पढ़ाने के लिए पढ़ाने में बहुत से लोग पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन किताबों में इस तरीके से लिखी हुई चीजें नहीं मिलेंगी। किताबों में कुछ बेसिक चीजें दे रखी होंगी, बाकी इस तरीके से कंपैरेटिव जो लर्निंग होगी वो आपको किताबों में नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से नोट कर लीजिए जो मैंने आपको समझाया है। और उसके बाद इस क्लास को फिर हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इस क्लास को अब यहीं तक रखा जाए, आगे क्या है। चलिए, आगे प्रमेय है, तो प्रमेय को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अब अगर इस थ्योरम को करेंगे तो थ्योरम को प्रूव करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए यहां पर ये सर्कल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं। ये नंबर्स तो आपको याद ही रखने हैं कि स्पर्श रेखाएं 1 कब होती, 2 कब होती, 3 कब होती। बाकी इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला बता दूंगा और फिर उसके बाद सवालों को सीधे लगवाऊंगा। तो अगली क्लास में हम लोग सर्कल की थ्योरम्स के साथ मिलेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी प्यारे बच्चों को तब तक के लिए जय हिंद।